बच्चों, आज हम रक्त के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। माना कि शरीर संबंधी जानकारी विज्ञान में सिखाई जाती है, लेकिन रक्त संबंधी बहुत अच्छी जानकारी हमें इस पाठ से आसानी से दी गई है, जो बच्चों को ज़रूर समझ में आएगी। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। अनिल की छोटी बहन का नाम दिव्या था। जैसे कि बच्चों, हम जानते हैं, पूरे दिन खेलने कूदने के बाद हमें थोड़ी सी थकान महसूस होती है, लेकिन दिव्या को हर समय हर काम करते वक्त थोड़ी बहुत थकान महसूस होती थी और किसी भी काम के लिए उसका मन तैयार न होता। भूख भी पहले से कम हो गई है। खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। ठीक तरह से उसका जो आहार है वह भी वह नहीं ले पाती थी। तो इस पर इलाज करने के लिए उसे डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने जब जांच की तो कहा कि इसकी लगता है इसके शरीर में खून की कमी हो गई है। अब ये कैसे बताया खून की कमी हो गई है? तो डॉक्टर ने जांच करके बताया, लेकिन उसके लिए पहले खून को जांचना होता है पैथोलॉजी लैब में। तो पैथोलॉजी में दूसरे दिन अनिल उसे ले गया। उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। एक पहचान वाली थी दीदी, डॉक्टर दीदी। तो डॉक्टर दीदी से बातचीत करने के बाद दीदी ने उन्हें रक्त संबंधी काफ़ी सारी जानकारी दी और शरीर में रक्त की कमी होने के कारण, पेट में कीड़े होने के कारण कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में भी सविस्तर बहुत ही खुलासे से सब कुछ बता दिया। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड एक कांच की पट्टी होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा जाता है और उसमें फिर रक्त की जांच होती है। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। रक्त की जांच के लिए कुछ समय लगता है। उसमें जो घटक है अलग अलग, उसको पूरी तरह से जांच कर उसकी संख्या लिखी जाती है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी का काम ही था, पैथोलॉजी लैब में शायद वो काम करती होगी। तो सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड रखकर उस पर स्लाइड पर कुछ खून की बूंदें थी, रक्त की बूंदें थी, उसको वो जांच रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। अब एनीमिया का मतलब क्या है, किसे होता है, वो कारण क्या है उसके, उसे कम करने के लिए कौन सा आहार लेना है, ये सारी जानकारी दीदी ने अनिल और दिव्या को दी। अनिल के मन में कुछ पूछने को हुआ। उसने पूछा, कुछ दिन दवा लेनी होगी तो ठीक हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। अनिल कुछ जानना चाहता था।
अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा कुछ जानने की इच्छा। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया किसे कहते हैं, रक्त क्या है, कौन कौन से घटक होते हैं, कमी से क्या परिणाम होता है, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव यानी लिक्विड, तरल पदार्थ, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब भानुमति का पिटारा किसे कहते हैं? एक वस्तु, बैग, जिसमें बहुत सारी विविध वस्तुएं भरी पड़ी हो, उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। रक्त देखने में तो एक बूंद के समान होता है, स्लाइड के नीचे ऑफकोर्स, लेकिन जब ठीक तरह से उसकी जांच की जाती है तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है, लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें प्लेटलेट कण या बिंबाणु कहते हैं। तो लाल रंग के भी होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं पेशियाँ, और कुछ होते हैं जिनका रंग नहीं होता। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया। फोकस यानी ठीक तरह से दिखने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी को, और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण देखने में कैसे लगते हैं? तो ये देखकर अनिल ने कहा, अरे ये तो बालूशाही की तरह दिखते हैं, लेकिन खून में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही जो मिठाई होती है, उसके आकार के रक्त कण होते हैं, लाल रक्त पेशियाँ। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इतनी बड़ी मात्रा में लाल रक्त कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। लाल रक्त पेशियाँ बहुत बड़ी संख्या में होती है, उसके तुलना में सफ़ेद रक्त पेशियाँ कम होती हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। रक्त शरीर के अंतिम हिस्से तक जाकर वापस आ जाता है, तो ये अपने साथ ऑक्सीजन की मात्रा ले जाता है और शरीर के विविध भागों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, पेशियों को, सेल जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये रक्तकण करते हैं। और शरीर से जमा हुआ दूसरा जो खून है अशुद्ध, वो अपने साथ ले आते हैं और वो फिर साफ़ हो जाता है। सांस लेने पर साफ़ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में ये कण पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ इससे अगले दिन, इस तरह से पुराने रक्तकण नष्ट होकर नए का निर्माण होता रहता है। पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, और हर एक रक्तपेशी जो है, रक्तकण है, वो 4 महीने के भीतर कम ज़्यादा इधर उधर नष्ट हो जाती है। तब तक दूसरी पेशी तैयार हो जाती है।
तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। इस तरह से पुराने कण नष्ट हो जाते हैं, नए कण निर्माण हो जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को अभी कौन सा खाना देना चाहिए जिसके कारण ये ऑक्सीजन या लाल कण बना सके? तो प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है इन कणों के निर्माण के लिए। प्रोटीन दालों में मिलती है, लोह तत्व सब्जियों में, और बाकी सब नॉनवेज जिसे कहते हैं, मांस मच्छी, उसमें मिलती है। और विटामिन सब्जियों में मिलती है, हरी सब्जियों में, फलों में। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अगर हमें हमारे शरीर के लाल कणों को बढ़ाना है तो इस तरह का आहार लेना है जिसके कारण हमारे शरीर का लाल कणों का निर्माण सुचारू रूप से बनता रहे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार डाइट ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अगर हम ठीक तरह से पोषक आहार नहीं लेंगे तो लाल कण बनने में दिक्कत होगी। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने कहा। संतुलित यानी बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, मतलब ठीक ठीक मात्रा में जो खाने में मौजूद सब विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये जो होता है वो ठीक मात्रा में लेने को संतुलित आहार कहते हैं। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ये मुख्य कारण है जिससे हमारे शरीर में एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। छोटे छोटे जीव पेट में जब होते हैं तो हमारे अन्न को नष्ट कर देते हैं। और ये कीड़े कैसे पेट में आ जाते हैं? ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। खुले में जो हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती है, और भी बारीक सारीक छोटे बड़े कीड़े जो हमारी आँखों को दिखाई नहीं देते, वो इन खाद्य पदार्थों के द्वारा अनजाने ही हमारे पेट में चले जाते हैं। और पानी भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। अतः इनसे बचने के लिए, इस तरह के कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश ना करें, इसलिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो खाना बनाते वक्त साग सब्जी को धोकर लें, पानी साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें और पूरी सफाई का ध्यान रखें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे शरीर की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। जमीन की ऊपरी सतह में एक कीड़े होते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो सिर्फ खाना और पानी, मतलब आहार के द्वारा ही पेट में नहीं जाते ये कीड़े। तो कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं कि ज़मीन के ऊपरी सतह में रहते हैं, और हम कभी कभी क्या करते हैं, बिना चप्पल के, स्लीपर्स के यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। गांव में कई जगह पर आज भी खुले में शौच के लिए चले जाते हैं, जो बहुत ही गलत है, पर्यावरण के लिए भी और उस व्यक्ति के अपने आरोग्य के लिए भी। तो दीदी ने कहा है कि शौचालय का प्रयोग करने से
हम इस तरह के कीड़ों से बच सकते हैं जो त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और दूसरी कौन सी बात है? शौचालय का प्रयोग करना है और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उसका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। सिपाही किसे कहा जाता है? जो युद्ध में लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। तो इन सफ़ेद कणों का हमारे शरीर में सिपाही की तरह कौन सा काम होता है? तो बच्चों, जब रोग के अणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, उनका मुकाबला करते रहते हैं, उन्हें शरीर से बाहर भगा देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो सफ़ेद कणों को सिपाही भी कहा गया है, वीर सिपाही कहा गया है, क्योंकि शरीर पर होने वाले हमले से, रोगों के हमलों से ये हमें बचा लेते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है, जैसे हमने रक्त कण का काम देखा, सफ़ेद कण का काम देखा, और जो बिंबाणु है उसका क्या काम है? बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। तो किस तरह से रक्त जमने में बिंबाणु कार्य करते हैं? तो देखिए, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो जब हमें चोट लगती है, घाव होता है, उसमें से खून बहता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे रक्त वाहिका जो है, रक्तों को ले जाने वाली छोटी छोटी नलियाँ जो है उसमें छेद हो गया है, तो उसको भरने का काम ये बिंबाणु करते हैं। बिंबाणु में जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन एक जाली जैसा बना लेते हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और हम कहते हैं कि खून तो बंद हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में खून बहता है। तो अनिल ने भी इसी तरह का सवाल पूछा। अनिल बोला, लेकिन दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। जिस तरह हम कपड़ों में लगी सिलाई को टाँकों द्वारा बंद करते हैं, उसी प्रकार शरीर के किसी हिस्से में अगर त्वचा फट जाए, घाव हो जाए, तो उसको टाँकों से बंद कर दिया जाता है। अगर छोटी मोटी खरोच है तो उसमें ज़्यादा किसी चीज़ के करने की ज़रूरत नहीं होती, उस घाव को धोकर एंटीसेप्टिक मलहम लगाने से काफ़ी हो जाता है। लेकिन बड़ा जख्म हो, बड़ी चोट हो, तो उसके ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। कई बार होता है एक्सीडेंट में या ऑपरेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा खून देना पड़ता है, खून बह जाता है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए, उस लागत को पूरा करने के लिए दूसरा खून चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। दिखने में भले वो इन्हीं 4 चीज़ों से बना हुआ हो, लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण, बिंबाणु और प्लाज्मा, लेकिन उसके अलग अलग वर्ग होते हैं। हर एक इंसान का खून एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। मतलब ए, बी, ए बी, ओ। तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह से 4 मुख्य गट और उसके दूसरे गट 8 इस तरह से बनते हैं। मतलब पॉजिटिव
और निगेटिव भी। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद कि कौन सा रक्तगट है इस इंसान का, उसको उसके हिसाब से रक्त चढ़ाया जाता है, उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक जिस तरह हम पैसों को बचाते हैं, उसी तरह बहुत ही अलग तरीके से रक्त को इस बैंक में सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरतमंदों को देकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं। हर वक्त अपना रक्त तुरंत मिले ये ज़रूरी नहीं होता। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। और किंतु इस ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, रक्तदान हर तंदुरुस्त इंसान को रक्तदान करना चाहिए। 18 साल के ऊपर का हर एक इंसान रक्तदान कर सकता है और उस रक्त को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो, ऑपरेशन हो या किसी को ऐसे ही किसी अलग स्थिति में रक्त के किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी सिर्फ प्लाज्मा की भी ज़रूरत हो, तब भी उसे इसमें से प्लाज्मा अलग करके इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। हम समझेंगे कि हमारे खून को ले जाने के बाद हमारे शरीर में खून की कमी होगी, तो वैसा नहीं होता। हमारे शरीर में फिर से खून बन जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी ने समझाया कि 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को ही रक्तदान करना चाहिए और ऐसा सोचना गलत है कि रक्तदान करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि हमारे शरीर से इतना रक्त ले लिया जाएगा। दीदी ने कहा 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है और जैसे हम रक्त देते हैं, कुछ ही दिनों में यह रक्त फिर से हमारा शरीर बना लेता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। लेखक थे यतीश अग्रवाल जी। बच्चों, आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास पाठ से रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने हेतु चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। चोट पर दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा एक ऐसी उक्ति है जिसका अर्थ है भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि इसमें लाखों संख्या में रक्तकण मौजूद होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद कण और कुछ रंगहीन कण भी होते हैं। तरल भाग होता है जिसे प्लाज्मा कण कहते हैं। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इन्हीं के कारण इसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। एनीमिया से बचने के लिए तीसरा सवाल, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना है। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त खाना चाहिए ताकि शरीर को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। दूषित जल
और खाद्य पदार्थों द्वारा ये कीड़े शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें पूर्ण सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। बाहर फेरी वालों के पास मिलने वाले किसी भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करना है। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। 5वां, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सवाल 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान करने से आवश्यकता पड़ने पर उस रक्त को ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक में जमा रक्त रोगी को देने से उसकी जान बच सकती है। 7वां, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जवाब है 4 सब ऑप्शंस दिए हैं, सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े, और जवाब है लाल कण। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम, और जवाब है लोहा। दूसरा सवाल, बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में हो जाती है? और 4 ऑप्शन दिए हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, और जवाब है प्लेटलेट यानी बिंबाणु की कमी डेंगू में पाई जाती है। भाषा की बात, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। और सवाल है दिया है बनते बनते। जवाब, सीता के लिए नौकरी की बात बनते बनते सीता के नौकरी की बात बनते बनते बिगड़ गई। पहुँचते पहुँचते दिल्ली पहुँचते पहुँचते हम पूरी तरह थक गए। लेते लेते तरकारी लेते लेते माँ दूर तक निकल गई। करते करते दिवाली की सफाई करते करते मैं थक गया। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। अब शब्द है ठीक ठीक। मेरे हिसाब से यह स्कूटर ठीक ठीक काम करती है। दूसरा है घड़ी घड़ी। चाची घड़ी घड़ी पैसों की ही मांग करती रहती है। कहीं कहीं छुट्टी के कारण मंडी में कहीं कहीं भीड़ नजर आई। घर 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 त्योहार के लिए सजावट की जा रही है। क्या क्या, तुम्हें मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे कितना काम था। दूसरा सवाल, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा। मेरी दादी जी की अलमारी मानो भानुमति का पिटारा है। दस्तक देना। पाठशाला से भूखे लौटे बच्चों ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। धावा बोलना। लुटेरों ने साहूकार की हवेली पर धावा बोल दिया। घर करना। छोटे बच्चे की करुण कहानी ने मेरे दिल में घर कर लिया। पीठ ठोकना। परीक्षा में अव्वल आने पर माता पिता ने राजू की पीठ ठोकी। कुछ करने को। अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का
संकल्प लीजिए। दूसरा है शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। ये दोनों सवाल बच्चे खुद कर लेंगे। और कुछ सवाल पूछे हैं। तीसरा सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ब्लू बेबी क्या है? नवजात शिशु का हृदय कमज़ोर हो तो उसे पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं होता। ख, रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु यानी प्लेटलेट का कार्य क्या है? रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की प्रमुख भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन रक्तवाहिका की फटी दीवार में जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और दीवार में आई दरार भर जाती है और रक्त का बहाव रुक जाता है। इस तरह प्लेटलेट का कार्य बहुत ही मुख्य होता है। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ग, रक्तदान के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। घ, कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? 6 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। ग, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है अगर रक्त समूहों का वर्ग एक ही हो तो। चौथा सवाल, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है? जवाब है, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहाँ खून में जहर फैल जाता है। उस शरीर के अंग को तब काटने की नौबत तक आ जाती है। धन्यवाद।